मजबूर होते हैं कि महंगाई में और मज़ीद कितना इजाफ़ा मुतवक्के है, क्योंकि इससे कोई ख़ास रिलीफ़ आज तक नहीं मिला। बहुत कम ऐसे मौक़े आए हैं जिसमें कोई रिलीफ़ मिला हो, यानी अगर लोगों पे मज़ीद बोझ ना डाला गया हो, उसी को हमारे यहाँ रिलीफ़ समझा जाता है। तो इस हवाले से बात करना ज़रूरी है। इस वक्त जो मौसमी मसाइल हैं पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी मौशी कारकर्दगी भी यकीनन सबके सामने है। तो इन मामलात को कैसे दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है और क्या कुछ इसके ऊपर हो रहा है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह आगे चल के प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। जो दीगर मामलात हैं, ख़ास तौर पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो सतही मसाइल हैं जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, और कराची से लेके कश्मीर तक मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ कि मसाइल यकसा हैं, लेकिन अगर शहर कराची की ही बात की जाए तो ये मसाइल का एक अंबार यहाँ पर मौजूद है। और ना इससे पहले, ना इस हुकूमत में और इससे पहले भी माजी में जितनी हुकूमतें आती रहीं, इस मसाइल के हवाले से इस शहर के किसी की कोई तवज्जो नज़र नहीं आई। तो इन मामलात की निशानदेही प्रोग्राम देखने वाले करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इसके ऊपर प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और उनसे आज मुख्तलिफ़ हवालों से बात की जाएगी। जो सबसे पहले हमारे मेहमान हैं कैस मंसूर शेख साहब, एक मशहूर मारूफ समाजी कारकुन हैं। ना सिर्फ समाजी कारकुन बल्कि अमलन वो काम कर रहे हैं जो इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे ख़ुद को गर्दानते हैं, ये उनके करने के काम हैं। वाक़तन ऐसा है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो आवाम में जाकर, पसमानदा इलाक़ों में जाकर ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। कैस मंसूर शेख साहब, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। कैस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, बड़े ही ख़ास मेहमान, इससे पहले हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई। पाकिस्तान से हर दूसरा शख्स जब आप उससे पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन वहाँ पे जो मराहिल और मुश्किलात हैं वो यकीनन इतनी आसान नहीं है जितना आप ख्याल करते हैं। और जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, बड़े तवील अरसे से कोरिया के अंदर मुकीम हैं, न सिर्फ वहाँ पर काम कर रहे हैं बल्कि तहकीक के शोबे से भी वाबस्ता हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वहाँ रहते हुए भी बहुत सारे मामलात के हवाले से काम किया है। ख़ास तौर पे जो शहर के बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हल हमारे पास अभी तक नहीं है, या पॉलिसी हमारे पास ऐसी कोई नहीं है जिसके ज़रिए इसमें बेहतरी लाई जा सके, आपने उस हवाले से भी काम कर रखा है। डॉक्टर सैयद ऐनुल हक साहब हमारे मौजूद मेहमान होने में खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैस मंसूर साहब, सूरत हाल आपके सामने है। कुछ देर पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, हम और आप ये बात कर रहे थे कि अब क्या होगा। ये इंतहाई मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर रहते हुए किसी भी सियासी मामले के हवाले से या किसी भी हवाले से, क्रिकेट मैच की बात कर ली जाए कि आने वाला वक्त हमें क्या दिखाएगा नहीं मालूम। जब इतनी ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल हो, कारोबार कैसे चलेगा? इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, जो अशारिये हम देख रहे हैं, वो यकीनन चौंका देने वाले हैं। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास जो लोग हैं शायद उनको इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है। फरमाइएगा सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं यहाँ से भी नहीं कहूँगा कि कोरोना में आपने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी यूनाइट हो गई थी, और हमने कन्वीनर भी रिजवान खान को बनाया जी, और आज भी इसी की ज़रूरत है। कोरोना में आपको पता टाइमिंग्स पे मार्केट्स बंद हो गई थी, फिर ये यूनिटी ने वो मार्केट्स भी खुलवाई सारा के। आज बिज़नेस चल ही नहीं पा रहा डॉलर्स की वजह से। बिल्कुल। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बहुत दफ़ा अपील की है कि सिर्फ डॉलर कम करा दें, आपसे कोई और काम नहीं, अब छोड़ दें आटा चीनी चावल को, आप डॉलर कम करा दें। ठीक है। आप यकीन करें, आप इस वक्त किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड रेट्स उसने बढ़ाए होते हैं, कहता क्या है डॉलर महंगा है। डॉलर। अच्छा, पाकिस्तानी के आप चने भी खाएंगे वो कहते हैं डॉलर महंगा जी। डॉलर। मतलब डॉलर का एक ऐसा इन्होंने बना दिया, आज आप देखें 315 320 का डॉलर ओपन मार्केट में मिल नहीं रहा। नहीं मिला। गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट पब्लिक के कामों में नहीं है। नहीं। आप ये देखें, रमज़ान में सस्ते बाज़ार लगाए गए। सस्ते बाज़ार का बजट कितना था? 15 अरब रुपए जो सेंक्शन हुआ, लिया गया। जब मैंने सस्ते बाज़ार का विज़िट किया तो बाज़ार 70% तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे जी। एक दिन दिखाया गया, फोटो सेशन हुआ, गिमिक था वो, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर माशाल्लाह तरबूज और खरबूजे रख के
15 अरब बांट दिए गए। अब आप बताएं कि हमें इन लोगों से पीडीएम से कोई ऐसा वैसा नहीं है, सारे भाई हैं हमारे, लेकिन ये काम तो ऑनेस्टली करें और बिजनेस कम्युनिटी को यूनाइट होना है, फेडरेशन को होना है, काठी वालों को होना है। ये जो इवेंट्स का गेम खेल रही है बिजनेस कम्युनिटी, इससे हट के पब्लिक का काम करें। अब देखें ना, इनके बिजनेस भी तो अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप अफेक्ट अपने बिजनेस को क्यों कर रहे हैं इनकी वजह से? आपका गोल्ड रेट 20,000 तोला ओवरऑल वर्ल्ड से यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आप बताएं, अब 3 चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट कर ले, पेट्रोल डीजल आपने रशिया से मंगवाया, उसका बेनिफिट दें पब्लिक को, दूसरा गोल्ड है, तीसरा फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी से ये जो ब्लैकमेल हो रहे हैं आईएमएफ से, इनको कुछ नहीं मिलना। आईएमएफ ने इनके साथ वही ट्रीट किया जो ये ऑपोजिशन के साथ कर रहे थे, टाइम गेन। और आईएमएफ ने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि जब तक नए इलेक्शंस नहीं होंगे इनको नहीं मिलेगा। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया कि आप अपने पैरों पे तो खड़े हो गए। अब आप पैरों पे खड़े हो गए तो आप मनी चेंजर वालों को क्यों नहीं स्क्रू अप करते? ठीक है, आपके एक काम आप देखें ना, आपके पास हजारों चीजें हैं, छोड़ दें 997 चीजें, अब 3 के ऊपर फोकस करके विन कर जाए। आप क्यों 1000 के ऊपर आप नहीं कवर कर सकते? ठीक है ना, अगर ये 3 के ऊपर काम कर जाएं तो मुल्क भी खड़ा हो जाएगा, मुल्क बच भी जाएगा। आज आप देखें फ्रूट वाले इंजेक्शन लगा के फ्रूट बेच रहे हैं, 2 नंबर फल आपके पास आ रहा है, टाइम से पहले कच्चा उठा के डबल रेटों पे दे रहे हैं, कौन पूछने वाला है? फूड कंट्रोल वाले कहाँ गए हैं? कोई पूछने वाले? चिकन मटन बीफ जिन जिन रेटों पे दिया जा रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं, कोई रेट नहीं, एक दुकानदार आपको इतने का दे रहा है तो अगला वही ब्रांड डिफरेंट रेट पे दे रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट क्योंकि अपने मैटर्स को ही सॉल्व कर रही है और पब्लिक के मैटर्स में आ नहीं रही। आज आप खुद देख लें कि लास्ट टाइम आपको 50,000 रुपये का 1-1.5 साल पहले एसी मिल जाता था 1.5 टन का, आज इट्स नियर अबाउट 1,50,000 रुपीज़। ना लोग एसी ले पा रहे हैं, ना फिर आपके पास ना बिजली है ना पानी है। आपने देखा होगा 29 अप्रैल को इंसान दोस्त वालों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, हमने सुई गैस वाटर बोर्ड और केई के खिलाफ। केई ने फिर यूसुफ गोट के लिए, जो हमारा एक बड़ा अच्छा था यूसुफ गोट की, और उस वक्त 600-650 बंदा आया था। प्रेस क्लब में इतने बड़े बंदा लाना आसान काम नहीं होता। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बेहतरी आई यूसुफ गोट में, कुछ वाटर बोर्ड ने काम स्टार्ट किया, कुछ सुई गैस वालों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन क्या हम हर वक्त प्रोटेस्ट ही करते रहे? कैसे? क्या लोगों ने कमाना नहीं, दिहाड़ी नहीं करनी? ठीक है, लोगों को, इनको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और अच्छा, फिर अब आप देखें पीटीआई के लोगों को एक एलिगेशन लगा के, मतलब उनको एलिगेशन लगाया हुआ है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हायर कर रही हैं उनको, तो क्या वो बंदा आना खरबूजे को देखकर खरबूजा रन पर करता है? अगर उस गंदा है, अगर वो गंदे लोग हैं और उनको दूसरी पार्टी ले रही है तो वो आगे दूसरों को गंदा नहीं करेंगे? ये तो समझे, सपोज करें एक पार्टी है एबीसी, उसमें पीटीआई के बंदे चले जाते हैं, एबीसी पार्टी एग्जिस्ट करती है एबीसी अपने नाम पे, बिल्कुल ठीक है, तो वो वाले लोग आके तो उसको भी खराब कर देंगे। तो ये क्या तरीक़ेकार है कि आप उनसे माफ़ी करवा रहे हैं, प्रेस क्लब में आ रहे हैं, उसके बाद उनको आप ले रहे हैं, लेने के बाद तो वो आप, अगर वो पहले 10 लाख लोगों को कहते थे, अब वो 2 करोड़ पे चले जाएंगे। इनके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और लेकिन किसी लोगों पार्टी के को नहीं रखना चाहिए। अंदर सियासी शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है, जो इस चीज़ को समझें कि अगर ये वो लोग हैं, बल्कि तमाम ही पार्टियों के अंदर वो लोग मौजूद हैं, किसी एक जमात में नहीं है, ये सब माजी में मुख्तलिफ़ जमातों से होते हुए आए हैं। कुछ तो अपने मुँह से ये बात कहते आए कि हम नज़रियात के ऊपर यकीन नहीं रखते, जहाँ ताकत का जहाँ झुकाव होता है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। उनको बैन करना चाहिए। किसको बैन करेंगे? एक बंदा बता दें, फिर पाकिस्तान में 200 बंदा जो खेलता है पाकिस्तान के साथ एमएनए एमपी। अब आप देखें ना, पहले पीटीआई बना दी, पीटीआई को किया गया, तो उसमें तो इन लोगों को बैन करें। तो कैसे बैन करें? अब सवाल ये पैदा होता है, जीटी रोड के ऊपर जितने हल्के बने हुए हैं, जो कैंडिडेट हैं, जो कंसोलिडेट करते हैं, सर उन्होंने मुल्क की सियासत को फैसला करते हैं, यही डिटरमिन छोड़ रहे हैं, तो उनको छोड़े रहने दें। छोड़े रहने अब आप कन्विंस ना करेंगे, आप छोड़े ना, बल्कि आप हमारे पास आ जाए। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया ना पब्लिकली। अब उन्होंने जब ये अनाउंस कर दिया तो ये ना हो कि उनके ऊपर से प्रेशर हट जाए। लेकिन एक और भी सवाल है, अभी मैं उसके ऊपर आगे चल के ज़रा बात करूंगा, क्या इससे मसला हल हो जाना है? पर डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में लोग, जो इस वक्त सूरत हाल है, यकीनन जिस वक्त आप कोरिया गए थे, सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ होगी। अब तो हर शख्स ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से निकला जाए और अपना मुस्तकबिल जो है वो बनाया जाए। ये मैं हमेशा जो बाहर लोग रहते हैं उनसे ये सवाल करता हूँ, वो क्या चीज़ है जो फ़र्क करती है उन लोगों में और हमारे लोगों में,
मुश्किल हालात यकीनन देखे। अभी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की जो टाइज़ हैं वो ऐसी नहीं है। जो पाकिस्तान में लोग हैं शायद इतना उनको इल्म ना हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान वाला मामला ये वहीं पे ऐसा है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन फिर ये कैसे प्रोग्रेस करते रहे, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, कैसे बिजनेस ने फ्लरिश किया, पॉलिसी मेकर कहाँ से लाए थे, उन्होंने भी लोगों को इम्पोर्ट किया था क्या, ये ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जो आज कल का नौजवान है, बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, राहें हमवार करने के लिए देख रहा है, तो एक तो पाकिस्तान में जो वक्त ज़ाया होता है पढ़ाई में जी, ये एक मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो 4 साल का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो तकरीबन 5 साल 6 साल में होता है। और जो यहाँ फ़ीसें हैं वो कदरे ज़्यादा हैं बाहर के इंस्टीट्यूट से। जो वो बाहर पे करता है फ़ीस, उससे ज़्यादा यहाँ उसको पे करना पड़ रहा है। दूसरा, वो अपने टाइमिंग सेव करता है बाहर। थर्ड ये है कि वो इनकम भी जनरेट कर लेता है। जैसे कोरिया में है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पर वीक 25 आवर्स वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। तो उस 25 आवर से वो अपनी फीसें भी दे लेता है, फिर अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को भी बियर कर लेता है। ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तो मेन रीज़न हो गया। दूसरी है कि उनकी पढ़ाई टाइम पे मुकम्मल होती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वहाँ किसी कंपनी में जॉब भी ऑफ़र हो जाती है। उनको 1 साल का एक्स्ट्रा वीज़ा मिलता है कि जॉब सर्चिंग वीज़ा, कि आप जॉब कर लें। जॉब मिल जाती है तो उसके बाद उनकी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो कंप्लीट कर दें, लोकल लैंग्वेज सीख लें, तो उनको वहाँ की नेशनलिटी, रेजिडेंटशिप, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती है। तो उनका मुस्तकबिल एक टोटल चेंज हो जाता है और फ्यूचर उनका ब्राइट हो जाता है। एक तो मेन रीज़न ये है कि जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, जाने के बाद वो ये देखते हैं कि मैंने अपना नेशनलिटी भी उनको मिल गई, रेजिडेंटशिप जिनको चाहिए वो मिल गई। दूसरा ये कि अर्निंग पे का भी इंतज़ाम हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सेहत बड़ी अच्छी हो जाती है। जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से वो फारिग हो जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कोरिया और नॉर्थ कोरिया का, तो नॉर्थ कोरिया के उनके अपने इश्यूज़ हैं वर्ल्ड के साथ, या उनके अपने लोकल सिस्टम की तरह वो उसी तरह से चल रहा है, उसमें किसी को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं है। साउथ कोरिया है वो टोटल ओपन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक मेहनत और दूसरी ईमानदारी। आप सुबह 5 बजे से जो देखेंगे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है पूरी कोरिया की सड़कों में। लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे, चाहे वो जितने दूर रहें, क्योंकि हर चीज़ शहर में तो अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ शहर से बाहर हैं, तो वो सुबह 5 बजे निकलते हैं ताकि मैं ट्रैफिक से बच जाऊँ और टाइम पे पहुँचूँ। तो उनका मेन मकसद होता है टाइम बचाना। तो मालिक अपने वर्कर से पहले अपनी फैक्ट्री पहुंच जाता है और वो सारी चीज़ें खुद लुक आफ्टर करता है। तो उससे ये है कि उनकी एक प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, इन टाइम डिलीवरी हो जाती है। जब आप इन टाइम डिलीवरी करेंगे तो हर कोई आपको ऑर्डर देगा। तो बेसिक रीज़न ये है कि बड़े मेहनती लोग हैं और बहुत ही ईमानदार लोग हैं। सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोरिया ने तरक्की की है और वर्ल्ड में अपना नाम पैदा किया। बिल्कुल, ये शर्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई भी खूबी जो है वो हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हमें इस पर बिल्कुल फ़ख्र है। ये बताइएगा भाई ज़रा कि यहाँ पर दुनिया का जो सारे निज़ाम में देखता हूँ, कहीं पे एक मेयर होता है पूरे शहर को चला देता है, कहीं पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है पूरे इलाके को संभाल लेता है। एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, डीसीज़ भी हैं, और न जाने क्या क्या वजारतें भी हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद हैं। फिर अभी मेयर का भी अब इंतखाब होने वाला है, वो भी एक हो जाएगा, बल्दियाती नुमाइंदे भी। लेकिन मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जूँ के तू हैं, बल्कि उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। क्या इसका किया जाए, ज़रा ये तो बताइए। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, पहले मैं इसका जवाब दूंगा। हमारे पास सुबह उठता है ना बंदा, ना बिजली, ना गैस, ना पानी,
जिंदाबाद। अब वो बिल्कुल पहले ऐसा। टाइम पे पहुंचेगा कैसे? हम लोग दूसरे बाहर के मुल्कों की एग्जांपल देते हैं। जी, जी, जी। यहाँ पे 3 चीज़ें प्रोवाइड करें, पाकिस्तानी बंदा जब बाहर मेहनत करके उनका मुल्क चला रहा है, अपना मुल्क भी चला सकता वो है। नहीं रोडें दे आपकी सकते। टूटी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्ट आपके पास नहीं है पूरी, जी, ये चीज़ें आप 5 चीज़ें प्रोवाइड करें, पाकिस्तानी बंदा भी जाके सुबह 8 बजे पहुँच जाएगा। जी। दूसरी देखें, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है करप्शन। आप जिनकी बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, डीसीज हो गए, एसीज हो गए, पैसे वो एक को 2 करोड़ दे के आया, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ देकर आया। आप मुझे बताएं वो क्या काम करेगा? मुमकिन सबसे पहले तो उसने उधार लेके जो नौकरी पकड़ी है, जी। वो कर्जा उतारेगा अपना। कर्जा उतारेगा कैसे? सारा सत्यानाश करेगा। 1 करोड़ की चीज़ को वो 2 करोड़ दिखाएगा, काम 5 लाख का होगा, पहले वो रिकवरी करेगा। और लेकिन आज आप देख लें, मेयर कराची अनाउंस हुआ है, मुर्तज़ा बाब जो कहीं से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, वो बंदा क्या करेगा जिसने मेहनत ही नहीं की इलेक्शन लड़ने के लिए, डोर टू डोर गया नहीं, सिर्फ एक अच्छे अपने जानने वाले, वो जो कहते हैं कि जी रिश्तेदारों को ही दे रहे हैं, वही सिस्टम आपकी पॉलिटिक्स में चल रहा है। किसी की मदर है तो उनके बेटे को लगा दिया, किसी का बेटा है तो उनकी वाइफ को लगा दिया, बच्चों को लगा दिया, बहुओं को लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, ये पुराना सिस्टम चेंज नहीं होगा तो मुल्क ने तरक्की क्या करनी है? मैंने अपनी बेटी को भी बना दिया, अपनी बहू को भी बना दिया, अपने भाई के लिए भी सिफारिश कर दी, क्योंकि मैं कमा के दे रहा था। उन्होंने कहा यार ये तो अगर मैंने इसको ना कर दी तो ये कहीं और चला जाएगा और कमा के नहीं देगा। बिल्कुल ठीक तो आप बताएं मैं क्या मुल्क चलाऊंगा? ऐसे करूंगा अगर तो ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, करप्शन के ऊपर सजाएं नहीं होंगी। तो ये सिलसिला होगा कब शुरू? सवाल ये हमारे दौर में तो हमारी ज़िंदगी में देखें, अभी भी इनके पास चांस है। मैं आज पीपल्स पार्टी वालों को भी अक्सर कहता हूँ, अपने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करना इस दफ़ा। अगर कैंडिडेट्स वो हों कि जो आपके लिए, आप लोगों, देखिए पॉलिटिक्स में तो आपने लोगों की खिदमत, आपका एक हल्का है जी, उसमें बिजली पानी गैस प्रोवाइड करना है आपने। पीटीआई वालों के एमएनए थे, उनको अरबों रुपए दिए गए। अच्छा, जब वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई तो उन्होंने कहा हमारा तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद काम ही नहीं बनता, तो फिर वो आप पिकनिक के लिए ले रहे थे अरबों रुपया, वो गया कहाँ? तो आपको दिया क्यों गया? फ्लैट खरीदे गए हैं, बंगलों, रेवो गाड़ियाँ निकाली। अब मुझे ये बताइए उनको पैसे क्यों दिए गए? मैं तो कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट पकड़ लेना, आप कर लें क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑनेस्ट है, सिर्फ एक काम कर ले, जो पुरानी गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है उसका चेक एंड बैलेंस कर ले और उसके ऊपर कवर कर ले, आपकी रिकवरी भी हो जाएगी 20,000 अरब, आप IMF के आप लोन देने वाले बन जाएंगे। ये करते नहीं है। सिर्फ सिलसिला शुरू कहाँ से करेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि जब अब अच्छा, मैं गया वाटर सारे बोर्ड भी गया, सबके गंदे हैं, वाटर बोर्ड गया, मैंने वहाँ पे बड़ा किया कि कब्रिस्तान तक के पानी लीक हो रहे हैं। मैंने फिर मुझे फिर कांटेक्ट किया गया, तो मैंने कहा कि सर एक ही हल है इस मुल्क का जो सस्ते में हो सकता है, सारे गवर्नमेंट ऑफिस में से AC निकालो सबसे पहले। अच्छा, और गाड़ियों में से भी उनकी ACs निकालो। ये दफ्तर बैठेंगे नहीं, एक AC एक जगह रखता है तो वहाँ पर स्वीपर तक भी वहाँ आ जाता है, वहाँ आके ठंडा बैठता है। अब अच्छा, अब आप देख लें इस लग्जरी में आप फील्ड वर्क गर्मी में करोगे कैसे? बिल्कुल ठीक है। इनको निकाल के, इनको बाहर निकालने का ये कि जब इनको गर्मी लगेगी दरवाजे खुलेंगे, ये गाड़ियों में खुद निकलेंगे, यार जो यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं हम गाड़ी में ओपन एयर हवा लें और प्रोजेक्ट पे जाएं। कोई बंदा प्रोजेक्ट पे जाता नहीं है और नौकरियाँ सेल होती हैं। अब प्रॉब्लम तो और होगी है कि जब ये सारी पार्टियां मिल के एक मुट्ठी बन के बैठे हैं तो ये तो किसी सूरत करप्शन के केस खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फंस गए हैं हम लोग बड़े बुरे इस वक्त जी। सिर्फ उम्मीद बिजनेस कम्युनिटी से है। आप बिजनेस कम्युनिटी वाले, कोई MNA MP पॉलिटिकल पार्टी, खुदा की कसम मैं आज जाऊंगा भी रिजवान इरफान नहीं तो कैसे मसला हल होगा? सर, ये लंच business डिनर से community बाहर आएगी, निकलेंगे तो unite मसला हल होगी। होगा। यूनाइट हो बिजनेस कम्युनिटी नहीं, वो यूनाइट तो होते हैं, लंच डिनर के ऊपर होते हैं, गुलदस्ते नहीं सर, इनको चेंज करना पड़ेगा। मेरी आज रिजवान साहब से मीटिंग इसीलिए है कि हम कोरोना वाली टीम दोबारा बनाएं और किसी भी तरह इसके ऊपर स्टैंड है। देखिए फर्क जरूर पड़ता है। एक नोटिस आपका एक आएगा चैनल ना आता है, FBR आपका का, सर 1 घंटे का एक शो, सारे सीधे हो जाएंगे। आपका एक 1 आवर का शो होता है, वो आपके थ्रू हमारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं। जी जी, जब वो देखते हैं कि ये पब्लिकली एक मैसेज जा रहा है तो उसके ऊपर 1% भी एक्शन होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हम कुछ, अगर हम यही कहें कि होना कुछ नहीं है जी, और फिर हम स्टेप ही नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक हमने कोशिश करनी है, हमारा देखें हमारे पास अल्लाह ने आंखें दी हैं, कान दिए, हर चीज़ दी है, तो फिर हमने अल्लाह को जवाब देना है कि भाई हम कुछ करें और कुछ करके हारे तो यही मर्दानगी है। बिल्कुल ठीक है, तो वी बिल्कुल शुड ठीक है। बी लाइक दैट। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है, सवाल करना बड़ा अजीब सा लगता है। यकीनन बड़े ममालिक के अंदर भी मामलात हमने ख़राब देखे हैं, ये सारी सूरत हाल रहती है, करप्शन भी थोड़ी बहुत तो यकीनन होती होगी,
लेकिन ये कि चीज़ें सिस्टमेटिक कैसे बनती हैं, एक तो लोगों की आपने बताई है, फिर ये कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे इन सारी चीज़ों को टेकअप करती है, मसाइल वहाँ पर भी हैं, पॉपुलेशन वहाँ पर भी बढ़ती जा रही है, कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं, ये ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर बात। देखिए, मसले मसाइल तो पूरे वर्ल्ड में है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ करप्शन नहीं है ना, ठीक है। चाहे आप उसको नीचे लेवल में देखें या अपर लेवल में देखें, जो कंट्रियां हैं उन कंट्रियों में मसले मसाइल हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो पब्लिक का होता है। आप टर्की में देखें कि 99, 2000, 2001, 2 टर्की की करेंसी बहुत डिवेल्यूट हो गई थी और गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं थे, ऐसे नहीं थे, ठीक है। डबल फ्लक्चुएशन हो गई थी जो आज यहाँ पे है तकरीबन करीब। इससे ज़्यादा मामला ख़राब था। इससे ज़्यादा मामला ख़राब थे। तो टर्की की जो पब्लिक थी ना, उससे गवर्नमेंट ने पैसे उधार लिए जी, लेकिन वो इसी तरह से चलते रहे और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बाहर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जिससे उनको पैसे मिले जी, ठीक है। कोरिया में 1998 में कोरिया ने भी IMF से कर्जा लिया जी। कोरिया की करेंसी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, 700 वॉन पे डॉलर था जी। वो 1800, 1900, 2000 तक चला गया जी, बहुत बुरा हाल था कोरिया का, ठीक है। पब्लिक ने उनका साथ दिया, पब्लिक के पास जितने सोने थे गोल्ड गवर्नमेंट को दे दिया उन्होंने, जिनके पास पैसा था करेंसी उन्होंने अपने रिजर्व गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने सब उसको नोट करके बाद में जब उसके पास पैसे आए उसको रिटर्न किया, लेकिन उस कंट्री की हालत ठीक हो गई। एक्सपोर्ट उनका बहुत ज़्यादा बढ़ा उस दौरान, जिससे उनको फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज आया, लेकिन वो लोग रोड पे नहीं आए कि हमारी करेंसी डबल हो गई है और हमारे पास डॉलर नहीं है या हमारे पास ये नहीं है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे लोग, जी, जी। आधा दिन सोते हैं, नाश्ता करते हैं 12 बजे, लंच करते हैं 4 बजे, डिनर करते हैं रात को 11 बजे। ऐसा ही तो फिर सोएंगे कब और उठेंगे कब और काम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल हर सही कहा। ज्यादातर यहाँ पे लोगों का जो रुझान है ना वो इम्पोर्ट पे है, जी, जी। एक्सपोर्ट पे आसान कम है। काम है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं बाहर से चीज़ मंगाओ, लोकल बेचो, डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। जबकि यहाँ पे जितने आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ज़्यादातर बंद है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। इन्होंने ज़्यादातर डोमेस्टिक मार्केट पे इन्हिसार किया हुआ है कि हम ये बनाएंगे, ये बेचेंगे, इस शहर में बेचेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, क़तई कलामी की माजरत चाहूँगा, जो हमारे यहाँ जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट्स को हम इसलिए प्रमोट नहीं करते कि अगर कोई शख्स काम करने की नीयत करता है, कोशिश करता है, तो रियासत उसको अपना दुश्मन समझती है और उसके साथ फिर वो सलूक होता है जो शायद दुश्मन के साथ ना होता हो। ये भी बड़ा एक कमाल है हमारे यहाँ। तो इसका तो हमने सोचना इसीलिए छोड़ दिया कि इंपोर्ट का जो रास्ता है वो हमारे पास अब आसान रास्ता है। अगर कोई भी शख्स इस तरफ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट्स के लिए कोशिश करेगा, तो सबसे पहले जो उसका सामने जो उसका मुखालिफ खड़ा होगा वो उसका बिजनेस में मुखालिफ नहीं होगा, वो रियासत होगी, वो ये स्टेट पॉलिसीज़ होंगी जो उसके सामने खड़ी होंगी। देखें, रियासत जो है ना वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे नहीं वो करती है, उनको नहीं छेड़ती है। जी, जी। रियासत जब रियासत को कोई छेड़ता है तो रियासत उसको छेड़ती है। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उलट होता है। हाँ, आप जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनका जो ज़्यादातर रिलेशन होता है वो रियासत से परमिशन और ये होता है, लेकिन कंट्री की जो बैकबोन होती है वो SME है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पे लोग काम करें जो पब्लिक के लिए छोटे स्केल से काम होता है, कम इन्वेस्टमेंट से काम होता है, तो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी और इसकी हमारे पास स्टोरीज भरी पड़ी हैं जिसके बारे में सुबह से लेकर शाम तक हम बात करते आए हैं। बहरहाल करते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से कैस भाई एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था।
बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे बात हो रही थी इस वक्त मुल्क की जो मौशी और सियासी सूरत हाल है इस हवाले से। डॉक्टर सैयद ऐनुल हक साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, कैस मंसूर शेख साहब भी, कुछ बात हो रही थी मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। अब जनाब फरमाइए, आप जिस इलाके के अंदर मौजूद होते हैं, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुदा का बड़ा शुक्र है कि जो आपके इलाके यूसुफ गोड की हालत थी, अब वही बाकी मानदा कराची की भी हालत हो गई है। पहले ये होता था ना को, और ये बड़ी, मैं इसका क्रेडिट देता हूँ सिंध हुकूमत को कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जांफशानी के साथ और बड़ी अनथक कोशिशों के साथ वो जो छोटे इलाके थे उनके और शहरी इलाकों के दरमियान जो फ़र्क था उसको ख़त्म किया। उसके लिए उनकी हमेशा मैं तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने शहरी इलाकों को भी गांव के अंदर तब्दील कर दिया। तो अब जो गांव में रहने वाले लोग थे उनकी जो एहसास महरूमी है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब वो सारे बराबर का मामला है। यानी देहात के अंदर आपको चलने के लिए पहले सड़क नहीं होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची में भी नहीं है। वहाँ पर आपको बिजली गैस की शिकायत होती थी, अब शहर में भी है। तो ये फ़र्क उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ख़त्म किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें लोग मैसर होंगे तो फिर हम आगे और कितना और मज़ीद आगे जा सकते हैं। मतलब मुझे मंजिल बहुत करीब नज़र आ रही है अब तो। आप फरमाइए, आप क्या सोचते हैं? अच्छा यासिर भाई, जी जी। कुछ काम हुआ है, अच्छा। बसेस आई हैं, डिफरेंट एरियाज़ में चल रही हैं और डेवलपमेंट हो रही है। टू बी वेरी न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट, ठीक। उनके अंदर हज़ार फॉल्ट होंगे, लेकिन अब आप देखें इलेक्शंस आ रहे हैं ना, एमक्यूएम ने 1 रुपये का काम नहीं किया था। नहीं, वो तो एक कर भी नहीं सकते। नहीं किया, लेकिन एमक्यूएम काम करा रही है अपने एरिया से। अब उनको भी पता है कि 8-9 सीटें अगर हमने रीगेन नहीं की हैं तो हमारा करियर ख़त्म है। बिल्कुल ठीक है। ये कर रहे हैं काम। फिर पीपल्स पार्टी भी डिफरेंट जगह के ऊपर कवर कर रही है। आप डीएचए क्लिफ्टन की बात कर रहे हैं, पूरा डीएचए क्लिफ्टन खुदा हुआ है, जो पानी रुक जाता है उसके लिए सेवरेज सिस्टम में पूरा बना रहे हैं। और देखिए कंस्ट्रक्शन में आप भी अपना घर बनाएंगे 1.5 साल लगता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट लोगों को हाइपर नहीं होना। डेवलपमेंट कैंटोनमेंट बोर्ड और डीएचए बहुत अच्छी कर रहा है कि वहाँ पे आपका जब भी कंप्लीट हो जाएगा आपका पानी नहीं रुका करेगा, बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं। और थोड़ा सा ये कवर करें, 2 के इन्होंने लेट किया इतना अरसा 15 साल में, तो डेफिनेटली इंसान यूरोप बना जाता है इसको। और जो कराची की पोजीशन आपने खुद ही जवाब दे दिया। जी, वो यूरोप बना सकते थे, लेकिन अब इन्होंने 3-4 महीने का जो काम किया है, अगर 3-4 महीने में इतना काम कर सकते हैं तो आपने 13-14 साल में क्यों नहीं किया? आपने लोगों को मार के कब्रों के लिए तो नहीं काम करना था ना। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये हो गया कि अपने उन लोगों को, और अच्छा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है टिकट देती किसको है? लैंड ग्रैबर और टेररिस्ट टाइप लोगों को, जो मंशियात बेच रहे हैं उनको एफआईआर कटी है। इससे पहले भी यही हुआ। डकैतों को, कातलों को टिकटें दे। अच्छा, उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते मुल्क चलाएंगे? जो अपना मोहल्ला नहीं चलाता, एक मोहल्ले के प्लॉट को कब्जा करने के लिए वो 6-6 बंदे मार देता है, वो आपका मुल्क चलाएगा? मुमकिन नहीं। देखें, इसमें इन पार्टियों को चाहिए और लोगों को, आवाम को चाहिए कि आप अच्छा क्लीन बंदा जो है उसको इलेक्ट करें, भले वो किसी पार्टी का हो। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल पीपीपी का हूँ, आप पीएमएलएन के हैं और आप पीएमएलएन के कैंडिडेट हैं, आप बड़े क्लीन हैं, मेरा राइट बनता है मैं आपको वोट दूं। आप पाकिस्तानी हैं, हमारे अहले किताब हैं, आप हमारे यहाँ वोटर हैं, आप शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं। जिस दिन पब्लिक को ये अवेयरनेस होगी कि सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो ये काम अच्छा होगा, अच्छे बंदे ले। फिर ये वही लोग हैं जो हमारे आम पब्लिक है, जिनको आप कह रहे हैं ना कि जिनका इलाका डेवलप नहीं होता, इतनी सियासी सोच को कैसे डेवलप करना? आम बंदा ही है। बताइए कि यहाँ तो कसूरवार आम बंदा है। इस पे भी वोट दे रहे थे कैस भाई कि वो शक्ल से अच्छा नजर आता है, वो बात बड़े अच्छे स्टाइल से करता है। इस बुनियाद के ऊपर भी वोट पड़ा है। आम बंदा जिसके लिए आप हम सब लड़ते हैं, जो हम गरीबों के लिए राशनों का इकट्ठा करते हैं, क्या वो आम बंदा सबसे बड़ा मुजरिम है? वो क्यों मुजरिम है? वही आटे की, चीनी की बोरियों के ऊपर वोट बेचता है, उसके बाद 5 साल गुलामी करता है और उनके घरों के चक्कर लगाता है, वो उनसे सलाम नहीं लेता जिसको इलेक्ट कराते हैं। यही है इस आम बंदे को तब्दील होना है कि आप बंदा सही करें और 5 साल गुलामी ना करें, बल्कि 5 साल हुक्मरानी करें। बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। अभी बात हो रही थी, कुछ मैं देख रहा था, FDIs जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बैरूनी सरमायाकारी। ज़ाहिर है कि जब अंदर मुल्क में रहने वाले सरमायाकारी नहीं कर रहा है तो बैरून मुल्क से तो यकीनन इसकी उम्मीद रखना दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये अब कोरिया से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन बहुत सारे शोबे यहाँ पर हैं। सबसे बड़ा तो एनर्जी का है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कोरिया के पास जो शायद हमारे पास ना हो। इस हवाले से क्या कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रा फरमाइएगा। जी, मैं इस वक्त एक टेक्सपो एग्ज़िबिशन हो रही है कराची में, हो गई बल्कि, तो उस एग्ज़िबिशन को पार्टिसिपेट करने के लिए कोरिया से
3 लोगों का डेलीगेशन आया मेरे साथ। जी। और भी लोगों ने आना था, लेकिन कुछ हालात ऐसे अचानक हो गए जिसकी वजह से उन लोगों ने पोस्टपोन कर लिया। तो हमने ये जो टेक्सपो एग्जीबिशन सिविक सेंटर में हुआ है, उसको देखने के बाद लगता है कि पाकिस्तान के पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव ये टेक्सपो ने अपना लोगों पर असर छोड़ा है। जो कोरिया से जो हमारी दूसरी टीम लोग आए और उन लोगों ने देखकर बहुत अप्रिशिएट किया, और स्पेशली यंग जनरेशन ने न्यू क्रिएशन, क्रिएटिविटी और चीज़ों को जो उसमें नुमाइश की गई है वो बहुत अच्छी है। वो इंटरनेशनल मार्केट में ये लोग अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी। तो सिर्फ इनके लिए ज़रूरी है कि वो जो फॉरेन कंट्री है वहाँ अपनी मार्केट तलाश करें ताकि इनके पास एफडीए आई है। जी। इसके बाद हमने यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडे दिया हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर को, 10 साल का टैक्स हॉलीडे है, और जो मशीनरी आएगी उस पर ड्यूटी भी माफ़ है। जी। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें। ये एक अच्छा वक्त है कि आपको बहुत सारे यहाँ मौक़े हैं, इन द सेंस लेबर वेजेस जो है इस वक्त पाकिस्तान की बांग्लादेश से भी सस्ती है। जो पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश ने अपने यहाँ जो इन्वेस्टर्स को मदऊ किया था, बुलाया था, तो लोगों ने उधर रुझान इसीलिए किया था कि वहाँ लेबर सस्ती है। जी। लेकिन अब पाकिस्तान में लेबर सस्ती जी। है और पाकिस्तान में रॉ मटेरियल अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, ख्याल ये कि उसके लिए आपके पास कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। अभी आपने कहा कि किसी वजह से नहीं आ सके, वो वजह मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त जो सिचुएशन रही है, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त अनसर्टेनिटी है, ये एजिटेशन है, शायद हो सकता है कि ये एक वजह हो जिसकी वजह से यहाँ पर डेलीगेशन ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे एनर्जी का क्राइसिस है जिसके हवाले से हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इतना स्वेर हो गया है कि हमारे लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं फॉरेन इन्वेस्टर को अगर पाकिस्तान लेकर आता हूँ तो मैं क्या उसको प्रेजेंट करूँगा? बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है। आपको वो ग्राउंड पैदा करना पड़ता है जिसके ऊपर आकर वो काम कर सकें। लेकिन यहाँ तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं फारूक अफजल साहब, कैमरे से काफ़ी दूर इस वक्त बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे आपको। वो हमेशा ये बताते हैं, वो एनर्जी के हवाले से जब कोशिशें करते हैं या लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो आड़े आती हैं। और अब मैं नहीं वो कहना चाहता, एक सेंट के ऊपर यहाँ पर मुआहदे जो हैं वो कैंसिल हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में कैसे अट्रैक्ट होंगे, ये तो ज़रा फरमाइए। देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो तो एक जगह है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो एनर्जी जो क्राइसिस आप बता रहे हैं, तो कोरिया से इस वक्त एक कंपनी है जो $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में करना चाहती है। एक और कंपनी है वो $500 मिलियन की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी रिसेंटली सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी भेजे जा रहे हैं और इस पे काम हो रहा है। और कल भी मेरी बात हुई है इस टॉपिक पे कि मैं जब कोरिया जाऊंगा तो हो सकता है नेक्स्ट डेलीगेशन ये एनर्जी के लोगों को लेकर आऊँ। एक यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमी जोन है खैरपुर में, मेरी फैक्ट्री भी वहाँ है, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की है यहाँ $3 मिलियन की। तो उसके जो इंचार्ज है उन्होंने कहा कि हमें 20 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सेक्टर में कोई फॉरेन एफडीआई चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कोरिया में जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर रही है कंपनी, वहाँ पे एक उन लोगों का अलग अलग कंपनियां हैं जो फॉरेन कंट्री में अपने हवाले से इन्वेस्टमेंट करती हैं या करवाती हैं। तो उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई और वो बड़ा इंटरेस्टेड है। उन्होंने कहा कि लेटर ऑफ
ट्रेंड आप इनसे अरेंज करें मुझे, ठीक है, और हम फिर नेक्स्ट विजिट इसका इमीडिएट अच्छी बात है, बनाते हैं। अगर ये 20 मेगावाट materialize हो तो बहुत का एनर्जी का वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल तैयार ठीक है। है आपके पास यकीनन ग्राउंड तो मौजूद नेक्स्ट है, आप हमारी उस पे कर सकते जो टीम आएगी वहाँ कोरिया से नेक्स्ट मंथ में, तो वो एनर्जी का मैं इन्वेस्टर्स लेकर बहुत आऊँगा। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये SEZ जिसकी इन्होंने बात की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, मुझे याद आया वो आपने गोल्ड का तस्करा किया। अब ये आपके साथ साथ जो लगते हैं, जो एग्जिस्टिंग आपका एरिया है, साइट है, कोरंगी है, हाल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। अब ज़रा फरमाइएगा, अब मैं किसी फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आता हूँ जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, जब वो देखता है कि इन हालात में यहाँ पर काम हो रहा है, मैं उसको फैक्ट्री विजिट नहीं करा सकता। ये तो चलें एक बात हुई ना डॉक्टर साहब से, मैं और आप ज़रा बात करते हैं यहाँ रहते हुए, क्या ऐसे में कोई अट्रैक्ट हो सकता है? हम ज़रा फरमाइएगा। देखिए, एक तो आपने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनके अंदर कितना दर्द है जी जी, कि उनको कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे लोग अच्छा काम करते हैं कि कल को हम इलेक्ट हो जाएंगे, वो जीरो सम लेकिन गेम के इन्होंने ऊपर elect काम नहीं कर होना, जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए इनका दिल धड़कता है बाहर। सही। देखिए, सबसे बड़ा बेटर वे जो मैं अभी आपको यही कह रहा था कि बिजनेस कम्युनिटी कुरंगी एसोसिएशन है, साइट एसोसिएशन, आप देखें सियालकोट में उन्होंने 1% एक डेवलपमेंट जी टैक्स लगाया। जी, आपका एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, एरोप्लेन्स उन्होंने रखे, एयरप्लेन चला दिया। वो किसी गवर्नमेंट को में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो खुद ही कर रहे हैं, उन्हें पता है उस पर ज़ाया होना। लेकिन ठीक है, अब ये एक लोग हमारी कराची का बिजनेस कम्युनिटी क्या करती है, एक मिनिस्टर को बुलाती है, उस मिनिस्टर की दावत में 10-15 लाख रुपए लगाती है जी, और उसको पीछे पड़ के 1-2 महीने में उसको टाइम मिलता है, वो कहता है मैं जाऊंगा, उसके बाद फिर एक दावत करती है, 15-20 लाख रुपए उस पर लगा देती है, करोड़ों रुपए फिर ये अपनी पार्टीज में लगाते हैं, डिनर्स में लगाते हैं, और ये पैसा क्या होता है, उन्हीं के मेंबर्स का पैसा होता है। अगर ये बिजनेस कम्युनिटी है, ऑनेस्ट हो जाए, हम हर वक्त पॉलिटिशियन को कहते हैं, तो ये भी यहीं पे अपना कुरंगी और जो मेन हमारे हब्स हैं बिजनेस के, कुरंगी को बड़ा अच्छा डेवलप कर सकते हैं, साइट को डेवलप कर सकते हैं। क्या कराची पाकिस्तान, ये सियालकोट पाकिस्तान में नहीं है सर? बिल्कुल है। जब वो अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं, आप छोड़ दें भाई कराची वाले, रोज इनसे बातें सुनो इन लोगों से, तो कहते हैं हम लोग कराची वाले सब बेच रहे हैं भाई। तो आप एक आइडियल जगह बनाओ कि कल को फॉरनर है। दूसरा एक यासिर, माफ़ कीजिएगा लेकिन एक प्रॉब्लम है इधर हमारे पास ना, इसमें फ़ॉरेन लोगों का आना, फ़ॉरेन लोगों को इधर याशी चाहिए होती है जी। आज दुबई से याशी ख़त्म हो जाए, दुबई बैठ जाए, आज टर्की से याशी ख़त्म हो जाए, टर्की बैठ जाए। वो शजरे ममनू है ये, हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो टूरिज्म की बात हो रही थी ना, मैं वो देख रहा था, अब आप देख लेना, पैदल चलने की जगह नहीं, दुबई का, टर्की का, ये जितने भी टूरिज्म सीजन है, देखिए कहाँ इस्लामी कामों की वजह से ही चल रहे अरे हैं। छोड़ें इसके ऊपर, वो ना तो करें। बहरहाल इनको आप क्यों हम पे पाबंदी business- लगवाएंगे भाई, क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी जो है, बिजनेस कम्युनिटी को एक स्टेप लेना चाहिए। ये 1-2 साल के लिए इलेक्ट होते नहीं हैं, है, फार साइटेड लोग नहीं है, ये भी बड़ी बात है। आपने जिसका तस्करा किया, 1 साल के लिए आते हैं और वो सुबह लंच डिनर की दावतें हमारे पास आती हैं, फेसबुक की तस्वीरें, बस इस हद तक बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है। लेकिन अब क्या करें, चेंज तो इन्हीं से लाएंगे ना। नहीं तो ये बनाएं सोच कब कुरंगी। बेदार होगी जब इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं। अभी बजट के ऊपर सिलसिला शुरू हो गया, होंगे डिस्कशंस होंगी, बातें होंगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। फेसबुक की करेंगे क्या, तस्वीरों के अगले दिन ऊपर फेसबुक पे लगाएंगे हमने बजट के लिए, आज इस चैनल पे आए थे, 10 लोग लाइक करेंगे, 10 लोग उनके कमेंट्स वाह देंगे, वाह जी, बड़ा जबरदस्त अच्छा साहब काम आए किया हो, आपने। जबरदस्त फलां साहब आए हैं, बस ये काम है। इनको प्रैक्टिकली आना, और लोगों को भी, इन लोगों को मेंबर ही नहीं इलेक्ट करना चाहिए ना, प्रेसिडेंट वगैरह इलेक्ट करें। आज आप पार्टी के प्रेसिडेंट को देख लें, आपको रोज दावत में नजर आएगा, सब नजर आएंगे। आपका आएगा वहां पे हूँ वहां पे हूँ, तो कर क्या रहे वहां पे? बताइए। अपना इलाका अगर इनकी ही ऑडिट करा लें कि फेडरेशन और काटी वालों का मंथली खाने पीने का बिल कितना है ओहो। आप, और फिर उसको साल पे आप देखें, यही पैसा लगा दो यार कुरंगी इधर उधर, बजाय आप कहते हो रोज गवर्नमेंट को कहते हो IMF से मांगने, भाई क्यों आप भी गवर्नमेंट से मांगते हो? खुद ही अपनी बेसिस के ऊपर कर लो। पर 1 महीना भी अगर ये लोग वक्फ कर देना अपने मुल्क के लिए कि हमने ये कुरंगी सेक्टर बनाना है, साइट बनाना, यहीं पे मेजर है ना चीजें हमारी, तो खुदा की कसम ये पाकिस्तान के कराची खड़ा कर सकते हैं, यूरोप बना सकते हैं। खरबोपति ये लोग हैं, 6, 8, 10 बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर मीडिया में आके प्रेशर डालते हैं और अपना बिजनेस चला लेते हैं और पूरे कराची को तबाह बर्बाद करा देते हैं। अगर ये लोग गवर्नमेंट भी एक को ना दे और ये लोग सारे मिलके कवर करें तो ये अपना एरिया खुद बना सकते हैं। है क्या, आप इनके बेंगलोर देखें, 2-2 हज़ार गज के घरों में ये रहते हैं, इनके घर की पार्टीज, इनके बच्चों की शादियां देखें, करोड़ों रुपए लगाते हैं। करोड़ों तो क्या ये एक सड़क के ऊपर डोनेट नहीं कर सकते? नहीं करेंगे, जिनकी वजह से बने हुए, और ये हैं क्या पास क्या, हम सब बिजनेस जी बिल्कुल बिल्कुल। लुटे फुटे आए थे, गरीब आए थे, 100 रुपए की दिहाड़ी लगाते थे, आज ये खरबोपति हो गए हैं। तो उस पास्ट को देखते हुए इलाका बना दें। बिजनेस का है क्या हमारा? चुनौती क्या थे
इसी तरह टुकड़े आए हुए थे फुटपाथों से ये किसी को वो नागवार गुजरेगी बात। चलें इस पे बात नहीं करते, मेहनत से इंसान बनता है, बनना चाहिए, करें। पास्ट याद रखें, पास्ट याद रखें, पास्ट याद रखें कि मैं अगर ऐसे हूं, मैंने इस मुल्क को खड़ा करना है, बिल्कुल उसको दिल में रखें। और मैं अगर आज इस मुकाम पर पहुंचा को एक अपनी एग्जांपल बनाएं, बिल्कुल ठीक, और आप बनाएं, आप टूटी हुई जगह अपना एरिया डेवलप करें। विजनरी लोग होते हैं, वो फार साइटेड लोग होते हैं, मुखलिस लोग होते हैं, ये तो जिनके जहन जो है ना ये जकड़े हुए हुआ, जो सिर्फ ये दावतें खा के तस्वीरें खिंचवाने से बाहर नहीं आएंगे, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। इसको अगर ये तरक्की समझते हैं ना, तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जहनी पसमानदा किस हद तक हो चुके हैं कि ये दावतों के अंदर फलाना शख्स के गले में हाथ डाल के तस्वीर खिंचवाने को अचीवमेंट गर्दानते हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? ऐसा नहीं होता। मैं डॉक्टर साहब से लास्टली पूछता हूँ कि वहाँ पे भी लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस आइडियाज़ को जी कैसे वेलकम करते हैं? अब हमारे यहाँ तो आइडियाज़ पे बात नहीं होती, हमारे पास तो हम जैसे जो लोग हैं जो जहर उगल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो तो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये तो ज़रा फरमाइए। देखिए, वहाँ पे हर जो शख्स है वो बड़ा क्रिएटिव टाइप का शख्स जी, हर वक्त उसके जहन में पॉजिटिव थिंकिंग है जी। जब तक आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, आप पॉजिटिव अमल नहीं कर सकते। जी, जी। तो और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे बिजनेस खोलने के लिए वो एक दिन में बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन सेम डे, मतलब 5 मिनट में आपको एक दिन में आप बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। 5 मिनट में आपको 5 मिनट लगेगा, आप खड़े होंगे, उसी वक्त आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन मिलेगी, लाइसेंस मिल जाएगा। मेरे पास उससे पहले 4 जोड़ी जूते होने चाहिए जो कि घिस के पहले वो खत्म होंगे, फिर मैं दूसरे जूते पहनूंगा। ये सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए है। वहाँ तो आप चप्पल पहन के जाएं और जाकर उसको बोलें अपना आईडी कार्ड दें और वो 5 मिनट में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो सेकंड, बैंक आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ भी 5 से 10 मिनट में एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा और कुछ बताया ना तो मेरे इधर बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई है। और मैं आपको बताता हूँ कि 5 से 10 मिनट में बैंक का भी आपको अकाउंट खुल जाएगा और आपको एटीएम कार्ड हाथ के हाथ मिल जाएगा, वो घर पे नहीं आएगा। ठीक है, उसी वक्त हैंड टू हैंड आपको एटीएम कार्ड मिल जाएगा। सेकंड, आप या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, कोरिया एक ट्रेड कंट्री है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ही डिपेंड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग उनकी कोई ऐसी चीज, वो उनके यहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसको वो मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहा है। वो पहले रॉ मटेरियल बाहर से लेता है, उसको वो मॉडिफाई करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको फिर री एक्सपोर्ट करता है, ब्रांडिंग होती है और उसके बाद इस पे पूरा इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 4th इकोनॉमी है कोरिया। अच्छा, ठीक नंबर 4, ठीक है। ठीक है। तो कोरिया के लोगों ने अपने कामों पे बड़ी जहन लगाया और बड़ी मेहनत की है। ऐसा ही है, हर कोई कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है, उसके अंदर एक जोश और जज्बा है। वो हमारे यहाँ भी पाया जाता है, बुझा हुआ नहीं है जी, बिल्कुल। वो हमें हर की शक्ल देखेंगे चमकती हुई है, हंसती हुई है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल है, गुफ्तगू रहे। बहुत सारे और दीगर मामला हैं, लेकिन ये समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। आते जाते रहा करें, चमकती हुई हंसती हुई चेहरा तो हम देखेंगे। बहुत कुछ ब्रेक की तरफ जाना है, हमारी के तो बाद खुशियां खत्म हो गई, जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे और कुछ और मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सैयद ऐनुल हक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। मेहमानों का जो पैनल है उसमें छोटी सी तब्दीली हुई है। एक और बड़े ख़ास मेहमान खुशकिस्मती से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्की हालात पे क्योंकि गुफ्तगू हो रही थी तो हम चाहेंगे उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें जो मुख्तसर सा वक्त है। जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब, और फ़ारूक अफजल साहब बेहतरीन तज्ज़ियाकार तबसरा निगार भी हैं, इसके अलावा बड़ी सच्ची बात करते हैं और बड़े खुले अंदाज में करते हैं जो हम यकीनन सुनना चाहती हैं। बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ भी है और अमलन उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे भी कुछ देर पहले हो रही थी। उनके मामला जो हैं यकसा मुख्तलिफ हैं। फ़ारूक अफजल भाई को खुश आमदीद। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सारी गुफ्तगू आपने सुनी, कुछ देर पहले भी जो हो रही थी, कैस मंजूर साहब ने भी निशानदेही की मामलात की, उसको ठीक करने के हवाले से और बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। ख्यालात आपके और हमारे शायद ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि हम दर्द रखते हैं और दर्द रखने की वजह से शायद मेरा तो कम अज़ कम ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ चुका है। तो मैं ज़रा चाहूँगा ज़रा इन हालात के हवाले से और मज़ीद आप क्या इसमें इजाफा करना चाहेंगे, फरमाइएगा। असल में यासिर भाई, बात जो आप इतना अच्छी बातें सारी कर रहे थे आप लोग,
मैं भी महसूस हो रहा था, सुन रहा था। और आपको पता है कि मैं भी बदकिस्मती समझे या खुशकिस्मती कि मैं स्ट्रेट बोलता हूँ, ठीक है ना, और कोई लगी झपकी नहीं होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग पसंद भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल आई डोंट केयर। अच्छा चीज़ देखिए, अभी आप शुरू में आपने बात की जब इनके साथ कि जी महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि पाकिस्तान में ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी महंगाई है। महंगाई है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वजह देखिए महंगाई जब होती है ना तो दो फैक्टर ऐसे हैं जो उसकी निशानदेही करते हैं। एक तो फैक्टर होता है मीडिया का, जी, वो बताएगा कि महंगाई है, तो अल्लाह का शुक्र है महंगाई तो है ही नहीं, क्योंकि मीडिया बताता ही नहीं कि महंगाई है। दूसरा फैक्टर होता है अवामी एहतजाज का, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को भी मुतमईन है, कोई मसला नहीं है, कोई अवामी एहतजाज नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना कि महंगाई है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए सब सेटल है। आप अगर देखिए गुजारा अल्लाह ताला करा देते हैं, सब्र और शुक्र वाली बात है ना। आप 6 रोटी खाते हैं, हम 3 खाना शुरू कर दें। आप गाड़ी में 4 चक्कर लगाते 2 लगाना शुरू कर दें, ठीक है ना। आप तकरीबात में 6 दफ़ा जाते हैं, आप 2 दफ़ा जाना शुरू कर दें, तो आप उसी सैलरी में मैनेज कर लेंगे। तो महंगाई है नहीं, बिल्कुल महंगाई नहीं है। हाँ महंगाई नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि गुजारा सब हो सकता है, सिर्फ चीजों को उसी इनकम को मैनेज करना है। इनकम तो बढ़ नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है। तो आप उस इनकम को मैनेज आराम से कर सकते हैं। अपने डल्ले तल्ले बंद कर दें यार, बना खाएं। नहीं मतलब मैं अब ये कोशिश करता हूँ, मैं पंखा अगर मैं चला के सोता हूँ तो रात के किसी और उठ के बंद कर दूं, अगर बिजली महंगी है तो आप अगर 24 घंटे पंखा चला रहे हैं तो आप यार 18 घंटे चला लो, 15 घंटे चला लो आप, ठीक। कुछ देर आप बाहर जाके बैठ जाओ, दलान में कहीं भी जाके बैठ जाए, तो गुजारा हो सकता है। तो पहली चीज तो ये कि आइंदा आप महंगाई की बात ना करें कि मुल्क में महंगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल कोई महंगाई नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करें इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है ना, अगर मौका मिल जाए। देखिए एक प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा भी था कि यार इकोनॉमी की बंदा जब बात करे जिस मुल्क में इकोनॉमी हो, जब इकोनॉमी नहीं है तो बंदा उस पर बात क्या करे, ठीक है। मैशियत है ही नहीं हमारे पास, तो हम किस पे बात करें। लेकिन अगर विद द सीरियस नोट, देखिए अगर हमको मुल्क की हालात ठीक करने, मैं अभी तो बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि हमें इनकम जो है ना उस पर मिनिमम टैक्स करें, वेल्थ टैक्स लगाएं। इस्लाम में आप देखिए जो ज़कात है वो वेल्थ के ऊपर है। आप अगर वेल्थ पे टैक्स लगाएंगे तो पैसा लोग पार्क करना छोड़ देंगे प्रॉपर्टीज में, सोने में या किसी और चीज़ में, ठीक है। देखिए मनी की सर्कुलेशन होती है ना, आप ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जब मनी की सर्कुलेशन होती है तो पूरे मुल्क की माशियत चलती है। जब वेल्थ टैक्स लगेगा तो मैं पैसा कहाँ लगाऊंगा, फिर कारोबार में लगाऊंगा। जब मेरे पास जब इनकम पे टैक्स कम होगा तो पैसा क्या करूंगा, मैं खर्च करूंगा। जब पैसा मैं स्पेंड करूंगा ना तो मनी सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक हो जाएगी। आज अगर 6 दुकानें हैं ना तो डिमांड बढ़ेगी तो 15 दुकानें खुल जाएंगी उसकी, तो लोगों के पास रोजगार जाना शुरू हो जाएगा, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टैक्सेस है ना इसको थोड़ा रिवाइव करने की ज़रूरत है, इस पर सीरियसली सोचें। अब मेरे पास 1000 गज का घर है तो मैंने 6000 गज के घर और ले लिए हुए हैं, ठीक है। मैंने एक प्लाजा बुक करा दिया हुआ है, उस प्लाजा को रिपोर्ट नहीं हो रहा है कि टैक्स में कहीं भी, जब तक किस्तों में चलता है ना वो रिपोर्ट नहीं होता। वो किस्तें खत्म होने से पहले निकाला पैसा वहां से मैंने कहीं और लगा दिया 6 साल के लिए, तो मैं तो पैसे से एंजॉय कर रहा हूँ, तो मनी को पार्क कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी है जो कि जब ये होगा तो फिर एसएमईज की तरफ लोग जाएंगे, ठीक है, कारोबार की तरफ जाएंगे। लेकिन फरूक भाई फतह कलामी की माजरत चाहूँगा, डॉक्टर साहब से भी कुछ देर पहले मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि मैं और आप तो यहीं के रहने वाले हैं ना, जो यहाँ पर हम पाबंद सलासल में और कैद में गुजार रहे हैं वक्त। तो कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ पर जो मैं देखता हूँ पॉलिसीज़ हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है, शायद मेरे समझने की गलती हो, अगर कोई शख्स कारोबार करने का सोचता है तो अगर गवर्नमेंट को भिनक भी पड़ जाए कि ये कारोबार करने का इरादा रखता है तो उसके साथ वो सलूक करते हैं जो इस वक्त शायद जो है वो एक सियासी तंजीम। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए मैंने तुर्की अपना ऑफिस खोला जी, आप यकीन जानिए कि मुझे जो मेरा लॉयर था वो लेकर गया, वो सफ़र का टाइम लगा जी, वहाँ मैं गया हूँ, मेरा उसने पासपोर्ट लिया और उसी वक्त उसने टैक्स नंबर दिया मुझे, उस टैक्स नंबर को लेके मैं सीधा बैंक गया हूँ, ठीक है, और वो सफ़र का टाइम लगा है जी, हाँ ट्रैवलिंग का टाइम लगा है। मैं बैंक गया हूँ, उस बैंक ने वो टैक्स नंबर देखा, मेरा पासपोर्ट कॉपी ली, मेरा अकाउंट खोला और हाथ के हाथ मुझे एटीएम कार्ड दिया, बोला ये तुम्हारा एटीएम कार्ड है। वो बैठे बैठे चाय पिलाई उसने, बोले आप एटीएम कार्ड है, ये आपका अकाउंट इज ओपन। 3 अकाउंट खोले मैंने, उसमें यूरो अकाउंट खोला, डॉलर अकाउंट खोला और उनका टर्किश लीरा अकाउंट खोला। तीनों अकाउंट के तीनों के मुझे उसने एटीएम कार्ड, बोले ये लो, ठीक है। अब चीज़ ये है, कैन वी डू इट इन पाकिस्तान? नो वे, फॉरगेट इट।
अच्छा ये चीज़ें क्या, देखिए जब आपने करप्शन करनी होती, लॉज बनाने वाले क्या करते हैं कि आपकी पॉलिसीज में ऐसे लूप होल्स रखते हैं कि जहां उनकी पावर भी नजर आए और पैसे बना सकें। तो यही रीज़न है कि जब हम यहाँ बिजनेस आगाज़ करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान में, आप देखें ब्यूरोक्रेसी कहाँ तक जाती है। अब ये इंडिया में आप यकीन जाने, पता भी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर आता है, वो किसी से ताल्लुक नहीं है उसका, वो सीधा जो जिससे जेवी कर रहा है उसके अकाउंट पैसे भेजता है और काम शुरू हो जाता है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान में आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। देखिए आपकी ना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं, ना आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें और आपको वो पाबंदे सलासर रखने के लिए ये सारे मामला जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं। आवाम को पागल बनाया गया। ऐसे आपने पहले बात की कि मुल्क का नाम भी हमारा चेंज होना चाहिए। यू आर राइट। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम तो रख दिया, लेकिन आप आइन पढ़ें, आपको एक भी इस्लामी शक नहीं मिलेगी। उस वक्त के लोगों ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लोगों को चुप कराने के लिए बना दिया कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। अभी क्योंकि हमारा जो वो जहन का जो सोच का मयार है, अभी हम शायद उस लेवल तक नहीं पहुँचे। ये देर सवेर बात समझ में आएगी क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से समझा पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया जाए क्योंकि इससे पहले कोई और बात इसको कि कोई और मतलब जो है वो अखज़ करे। फ़ारूक भाई मैं आता हूँ। अच्छा जी, अब क्लोजिंग के लिए जो वो कह दिया गया है, वक्त मेरे पास क्योंकि ख़त्म हो गया। वरना चाहता तो ये था कि कैस मंसूर साहब से ज़रा इस हवाले से और बात करें, लेकिन इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे जिसमें इन मामलात के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब कैस मंसूर शेख साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, डॉक्टर फ़ारूक अफजल भाई का और डॉक्टर सैयद ऐनुल हक साहब का, दोनों मौजूद मेहमानों का जो कुछ देर पहले हमारे साथ यहाँ पे शरीक गुफ्तगू थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।